हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो लोग भी आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो लोग भी आईपीओ वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों का उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा काफ़ी लोगों के मन में सवाल आते हैं कुछ भी आईपीओज वगैरह को लेकर या उनके रूल्स वगैरह को लेकर, तो उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और उसके अलावा एसएमई आईपीओज को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहते हैं, उसके अंदर अप्लाई कैसे करना है तो वो भी जानेंगे। और उसके अलावा अस्बा नेट बैंकिंग क्या होता है, अस्बा नेट बैंकिंग में हम रजिस्टर कैसे करें और उसके थ्रू हम आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एचएनआई कैटेगरी क्या होती है और उसके अंदर हमें अप्लाई कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या है ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मैंने मेन सारे क्वेश्चंस ले लिए, मतलब जो लोग भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। उसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि अगले वीडियो के अंदर अगर कोई यूनिक क्वेश्चंस होंगे 4 से 5 तो वो अगले वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटे मोटे अपडेट्स और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन पर भी जरूर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियोस वगैरह टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम जो आती है, उसके अंदर हमने आईपीओ में अप्लाई तो कर दिया, मतलब डीमेट अकाउंट में जाके आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया, और हमारा जो यूपीआई मैंडेट है, मतलब जो यूपीआई रिक्वेस्ट आती है पैसों की, वो भी हमने एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद भी अगर हम डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर वापस देखते हैं जो आईपीओ सेक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या लिखा आता है, पेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ आता है, मतलब पेंडिंग एक्शन लिखा हुआ आता है या इनकम्प्लीट लिखा हुआ आता है। तो उस कंडीशन में क्या हमारे आईपीओ अप्लाई हो गया है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया है, आपने अपना यूपीआई मैंडेट भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या है कि आपके आईपीओ अप्लाई हो गया है। चाहे भले ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर पेंडिंग एक्शन लिखा हुआ है या इनकम्प्लीट ऑर्डर लिखा हुआ है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया, यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब आपके आईपीओ अप्लाई हो गया है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि ऐप के अंदर बाद में अपडेट हो जाएगा। कभी कभार क्या है कि ऐप में अपडेट नहीं आ पाता है, और नहीं भी आए तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपना प्रोसेस पूरा कर लिया है, समझ लीजिए आपके आईपीओ अप्लाई हो गया है। फिर दोस्तों, इसी के अंदर ही दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो यूपीआई मैंडेट है, मतलब फोन पे गूगल पे पर जो यूपीआई मैंडेट आता है, ऑटो पे जो हम सेट करते हैं, वो बहुत लेट आता है कभी कभार, और उसको आने में बहुत टाइम लग जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें क्या है कि वेट करना चाहिए। मतलब जब तक यूपीआई मैंडेट नहीं आए तब तक हमें वेट करना चाहिए। और यूपीआई मैंडेट टाइम पर आ जाता है, कभी कभार आधा घंटा, घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब शाम 5 बजे से पहले पहले यूपीआई मैंडेट आ जाता है। कभी कभार नहीं आ पाता है, मतलब टेक्निकल एरर के कारण नहीं आ पाता है, पर लगभग हमें वेट करना चाहिए। घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा तो वेट करना ही चाहिए। और किसी किसी की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, फिर क्या कि यूपीआई मैंडेट आता नहीं है टाइम पर, तो वो क्या करते हैं, मतलब परेशान होके उस आईपीओ की जो एप्लीकेशन लगाई उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर क्या है कि वापस दूसरी एप्लीकेशन लगाते हैं, मतलब वापस दूसरी बार अप्लाई कर देते हैं। तब क्या होता है कि यूपीआई मैंडेट 2 आ जाते हैं फोन पे या गूगल पे पर। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम अप्लाई करें, किसको छोड़ें, मतलब समझ ही नहीं आता, क्योंकि कौन सा हमने कैंसिल किया है, किसको रखा है, तो वो समझ नहीं आता। तो क्या है कि पैसे भी हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, और क्या है कि जो हमारा आईपीओ है वो भी रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आईपीओ लगता तो है नहीं, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें यूपीआई मैंडेट है उसका वेट करना चाहिए। मतलब आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया, अब आधा घंटा, घंटा या 2 घंटा आप वेट कीजिए, उसके बाद यूपीआई मैंडेट अपने आप आ जाएगा और फिर आप ऑटो पे सेट कर लीजिए। तो हमें वेट जरूर करना है, कैंसिल करके 2 बार अप्लाई ना करें। तो अब जो ऐसी कंडीशन पैदा होती है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कंडीशन अगर पैदा होती है तो उससे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए, अगर हम किसी भी आईपीओ के अंदर बिल्कुल श्योर हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई तो करना ही है, तो आप क्या कीजिए, पहले या दूसरे दिन अप्लाई कर लीजिए। पहले दूसरे दिन क्या होता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगती है, तो यूपीआई मैंडेट भी फास्ट आ जाता है। तीसरे दिन, मतलब आखिरी दिन अगर हम अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है कि यूपीआई मैंडेट बहुत लेट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लगती है, तो उस टाइम हो सकता है कोई टेक्निकल एरर के कारण बहुत लेट हमें यूपीआई मैंडेट मिले। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको पता है कि हमें अप्लाई करना ही है, तो पहले या दूसरे दिन कर लीजिए, ताकि क्या यूपीआई मैंडेट आपको टाइम पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस हम कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी के पास भी 2 डीमेट अकाउंट है, किसी के पास 3 डीमेट अकाउंट है, मतलब एक ही पैन कार्ड से, मतलब किसी का जीरोधा के अंदर भी है, अपस्टॉक्स के अंदर भी है, एंजल के अंदर भी है। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या हमें ना अपने अलॉटमेंट के चांसेस अगर बढ़ाने हैं
तो क्या है कि जीरोधा के अंदर एक लॉट अप्लाई कर दे, एक लॉट अपस्टॉक्स के अंदर अप्लाई कर दे, एक लॉट एंजल वन के अंदर अप्लाई कर दें। तो ऐसा करने से क्या है कि हमारे आईपीओ अलॉटमेंट की चांसेस बढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे आपके अलॉटमेंट की चांसेस। आपके जो तीनों आईपीओ आपने अप्लाई किए हैं तो वो तीनों की तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही पैन कार्ड, मतलब जो एक पैन कार्ड आपका है, मतलब आपका पैन कार्ड है उससे 3 डीमेट अकाउंट है, तो 3 डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक डीमेट अकाउंट। कोई भी एक डीमेट अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, वहां से आप चाहे जितने लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 13 लॉट, 14 लॉट, जितने चाहे उतने लॉट अप्लाई कीजिए, पर एक ही डीमेट अकाउंट से कीजिए। इससे क्या है कि आपका जो आईपीओ है वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आईपीओ एप्लीकेशन है वो पैन कार्ड से काउंट होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी पैन कार्ड वगैरह स्कैनिंग होती है, उसके अंदर क्या है कि आपकी एक ही पैन कार्ड से अगर 3 एप्लीकेशन आ गई अलग अलग जगह से, तो क्या है कि सीधे सबसे पहले वही रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन। मतलब जो रिजेक्ट होती है ना आईपीओ एप्लीकेशंस वगैरह, उसके अंदर सबसे पहले ऐसी ही एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है जिसके अंदर 3 जगह से अप्लाई किया हुआ होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना तो एक ही डीमेट अकाउंट से कीजिए, जितने ज़्यादा लॉट करने हैं उतने ज़्यादा कर लीजिए। और फिर दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस अगर आपको वाकई में बढ़ाने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। मतलब घर के जो अगर 4 मेंबर 5 मेंबर है तो उनके पैन कार्ड अलग अलग होंगे, सबके डीमेट अकाउंट हमने खुलवा लिए। उसके बाद क्या कि वहां से आप एक एक लॉट अप्लाई कीजिए, तो 5 एप्लीकेशन हो जाएगी, अलग अलग एप्लीकेशन होगी, तो जिसका भी लक काम करेगा उसके अगर अलॉट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। पर ऐसे आप अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। या इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, कभी कभार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे मान लो रिटेल पोर्शन 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है, मतलब लगभग 3 दिन के अंदर 4 गुना जैसा सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए 4 या 5 लॉट अप्लाई कर देते हैं एक ही डीमेट अकाउंट से, मतलब एक ही पैन कार्ड से। तो 4 या 5 लॉट अप्लाई करते हैं, तब क्या है कि एक लॉट लगने के थोड़े चांसेस बन जाते हैं। मैंने ऐसा जनरली देखा है और मेरे भी काफ़ी बार इस तरह से लॉट लगे। मतलब मैं एक से ज़्यादा अगर लॉट लगाता हूँ, मतलब ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम, तब क्या है कि एक से ज़्यादा लॉट लगाने का कभी कभार फ़ायदा मिल जाता है। हालांकि लॉटरी सिस्टम ही है, पर फिर भी फ़ायदा मिल जाता है। और दोस्तों आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि जो एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, और उसके अलावा एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, एसएमई आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, एचएनआई कैटेगरी के अंदर कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले एसएमई आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो एसएमई आईपीओ होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ, मतलब जो छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी होती है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी, मतलब उनका मार्केट कैप काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण क्या है कि वो रिस्की कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी बहुत रिस्की होगी, स्मॉल कैप को भी हम रिस्की कंपनी मानते हैं, तो स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी को और ज़्यादा रिस्की होगी। तो ये होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ। ये अलग ही लिस्ट होता है, इसका एक्सचेंज अलग होता है। जैसे नॉर्मल जो आईपीओ आते हैं वो बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होते हैं, ये कहाँ पर लिस्ट होते हैं, एनएसई, एसएमई, बीएसई, एसएमई। फिर धीरे धीरे अगर कंपनी बड़ी बनती है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, तो वो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर कैटेगराइज हो जाती है। तो इसके अंदर मिनिमम जो एप्लीकेशन होती है, जैसे नॉर्मल जो आईपीओ आता है वहां पर 15,000 रुपए की एप्लीकेशन होती है। इसके अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन होती है 1 लाख रुपए से ऊपर की, 1,08,000, 1,10,000 या 1,30,000, 1,42,000 इस तरह की एप्लीकेशन लगेगी। और इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे आईपीओ अलॉट होता है तो क्या है कि हमें एक साथ सेल करना पड़ता है। हम इसके अंदर ये नहीं कि आधे शेयर सेल कर दिए या चौथा ही शेयर सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा लॉट सेल करना पड़ता है। तो पूरा का पूरा लॉट अगर सेल करना पड़ता है तो सामने बायर भी वैसा चाहिए जो पूरा का पूरा लॉट बाय करे। इसके अंदर बायर्स और सेलर्स बहुत कम मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब जिस आईपीओ की डिमांड अच्छी होती है, कंपनी अच्छी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बायर और सेलर दोनों ही मिल जाते हैं। पर नॉर्मल कंपनी होती है, अगर जीएमपी के लालच में अगर हम अप्लाई करते हैं तब क्या कभी कभार हम फंस भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभार लोअर सर्किट भी लगने के चांसेस रहते हैं। और ये पूरा का पूरा लॉट इसीलिए सेल किया और बाय किया जाता है, ताकि क्या कि छोटे मोटे शेयर अगर हम बाय और सेल करते रहेंगे तो क्या है कि उसमें ऊपर नीचे होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एसएमई आईपीओ में सोच समझ के ही अप्लाई करें। ऐसा खराब भी नहीं है, पर हमें क्या है कि रिस्क लेते हुए चलना है। तो एसएमई आईपीओ वगैरह में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि काफ़ी जगह ऑप्शन ही नहीं आता कि एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का। हालांकि जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स वहां पर तो हमें ऑप्शन दिख जाते हैं। जीरोधा के अंदर तो काफ़ी टाइम पहले से ही दिखाते थे, अभी एंजल और अपस्टॉक्स के अंदर भी चालू हो गया है एसएमई आईपीओ का। तो अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके कहीं और डीमेट अकाउंट है, तो आप जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स पर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं एसएमई आईपीओ के लिए।
तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब एसएमई आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है उससे पहले दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के बारे में जानते हैं। तो एचएनआई कैटेगरी होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब जो ज़्यादा पैसे वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। मतलब इसको एनआईआई कैटेगरी भी बोलते हैं, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं पर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं एनआईआईस। मतलब ये एनआईआई एचएनआई सेम ही कैटेगरी होती है। अब इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, एक तो बिग एचएनआई, एक स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई के अंदर क्या होता है कि 10 लाख रुपए से ऊपर की जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो बिग एचएनआई के अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा पैसा लगाते हैं तो बिग एचएनआई। और स्मॉल एचएनआई होते हैं जो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच की एप्लीकेशन लगाते हैं, वो स्मॉल एचएनआई कहलाते हैं। अब आईपीओ जब भी आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि 15% एनआईआई पोर्शन होता है, मतलब ये जो एचएनआई पोर्शन है 15% होता है। उसके अंदर 15% का जो 10% है वो बिग एचएनआई के लिए होता है और 5% जो है स्मॉल एचएनआई के लिए रखा जाता है। अब एचएनआई कैटेगरी के अंदर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यूपीआई से इतना ज्यादा अमाउंट है वो ब्लॉक करेंगे तो भी रिस्क है, और इतना अमाउंट शायद ब्लॉक होता भी नहीं है यूपीआई से, कहीं कहीं ऑप्शन भी नहीं आता है इसका एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने का। तो क्या है कि हमें अगर एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो हमें असबा नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। वही सेम एसएमई आईपीओ के अंदर भी ऐसा ही है, असबा नेट बैंकिंग के थ्रू हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों का साथ में ही समझा देता हूं। अब असबा का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं आईपीओ वगैरह के अंदर तो वो जनरली एसएमई आईपीओ के अंदर होता है, या आईपीओ के अंदर जो एचएनआई कैटेगरी के अंदर उसके अंदर होता है। तो क्या है कि नेट बैंकिंग के थ्रू सेफ रहता है, यूपीआई के थ्रू इतना सेफ नहीं है जितना नेट बैंकिंग के थ्रू सेफ है। डायरेक्टली बैंक के थ्रू ब्लॉक होता है तो क्या है कि बैंक की जिम्मेदारी रहती है। यूपीआई में कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे लेट आते हैं, मतलब लोग परेशान होते हैं, इसलिए क्या है कि लोग नेट बैंकिंग के थ्रू अगर अप्लाई करते हो तो फटाफट आपके पैसे भी रिलीज हो जाते हैं और नॉर्मली वापस बैंक अकाउंट के अंदर में हमारे शो होने शुरू हो जाते हैं। और आप चाहे तो अगर एक लॉट भी रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो वो भी असबा नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। अब असबा नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्टर कैसे करना है, वहां से अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देता हूं। तो देखिए आपका डीमेट अकाउंट है, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं जीरोधा के अंदर है या एंजल या अपस्टॉक्स ग्रो, कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा डीमेट अकाउंट है जीरोधा के अंदर, ठीक है, जीरोधा के अंदर हमारा डीमेट अकाउंट है। तो उससे कोई बैंक अकाउंट भी तो लिंक होगा, मतलब जहां से आप फंड तो डाल रहे हैं। मतलब डीमेट अकाउंट खुलता कैसे, बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, मान लो कोई भी बैंक अकाउंट है, वो जीरोधा से जो भी लिंक है, आपके डीमेट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है, वहां पर क्या करना है कि आपको उसकी नेट बैंकिंग की साइट पे जाना है। मतलब आप मोबाइल के अंदर खोलेंगे तो डेस्कटॉप साइट खोल लीजिए, अगर नेट बैंकिंग की साइट नहीं बताता। अभी तो मोबाइल साइट पर भी हमें नेट बैंकिंग दिखा देगा, या उसकी एप्लीकेशन आती है नेट बैंकिंग की, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर क्या है कि ऑप्शन आता है, मतलब अगर आप ऑप्शंस खोलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो असबा का ऑप्शन आएगा, ASBA। तो आप क्या कर लीजिए, असबा का ऑप्शन अगर खोलेंगे तो उसके अंदर रजिस्टर फॉर असबा, तो आप उसके अंदर रजिस्टर कीजिए असबा के अंदर। असबा के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या मांगता है कि जो भी आपका ये बैंक अकाउंट है उसके अंदर क्या है कि डिटेल मांगता है, आपके डीमेट अकाउंट जो भी लिंक्ड है, मतलब बैंक अकाउंट से पहले से लिंक होता है, पर उसकी डिटेल्स जो है असबा के अंदर मांगता है। मतलब आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो सारी डीमेट अकाउंट की सारी डिटेल्स डाल दीजिए। सारी डिटेल डाल दी, उसके बाद आप सबमिट कर लीजिए, तो आप क्या है कि असबा के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। मतलब क्या है कि डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अब क्या है कि आपको अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना है तो आईपीओ के सारे ऑप्शंस दिखा देगा। मतलब आप अप्लाई थ्रू असबा के अंदर जाएंगे तो आईपीओ की पूरी लिस्ट आ जाएगी। मतलब जितने भी आईपीओ अभी ओपन है वो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर भी नहीं दिखाएंगे, उतने ज़्यादा इस नेट बैंकिंग के अंदर जितने भी आईपीओ ओपन है वो दिखा देंगे। तो अगर आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना तो एसएमई आईपीओ सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लीजिए। अगर आपको नॉर्मल आईपीओ में अप्लाई करना तो नॉर्मल आईपीओ ओपन करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि लॉट साइज वगैरह भरने का ऑप्शन आता है, फिर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना तो रिटेल कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। एनआईआई में सेलेक्ट करना तो एनआईआई कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, वही एचएनआई कैटेगरी। तो वो सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद लॉट भर लीजिए आपका, और कट ऑफ प्राइस भर लीजिए। कट ऑफ प्राइस पर ही हमें अप्लाई करना है। लॉट भर लिए, मान लो एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो 2 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन लगेगी, मतलब 14 से 15 लॉट लगाने पड़ेंगे। तो लगा लिए, उसके बाद क्या है नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट वगैरह का, ओटीपी डाल दीजिए, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद क्या कि आपके आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसानी से अप्लाई होता है। एक बार अगर आपने असबा के अंदर रजिस्टर कर लिया फिर तो आईपीओ अप्लाई करना बहुत आसान है। तो एसएमई आईपीओ और एचएनआई कैटेगरी के अंदर असबा नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस बताइए कि असबा के अंदर रजिस्टर कैसे करते हैं। नेट बैंकिंग के अंदर जाओ, आपका कहीं पर भी बैंक अकाउंट है उसकी नेट बैंकिंग के अंदर जाइए, उसके अंदर असबा का ऑप्शन आएगा, असबा के अंदर रजिस्टर कीजिए, फिर असबा के थ्रू आप अप्लाई कीजिए।
तो इस तरह से आप कोई भी आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रिटेल, एचएनआई, किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो भी लोगों को फेस करनी पड़ती है या लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सारे सॉल्व कर लिए। मतलब जो भी मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई नया सवाल आ रहा हो तो क्या है कि आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 4-5 जो भी नए सवाल होंगे वो अगले वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों आईपीओ के कुछ रूल्स के अंदर भी चेंजेस आए हैं, मतलब अच्छे रूल्स हो गए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और बाकी अभी एक अपकमिंग आईपीओ आ रहा है और जीएमपी वगैरह के बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक हमारे से जुड़े रहिए और बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा।